Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों क्लास 11th का नया चैप्टर शुरू होगा हाइड्रोजन। ठीक है, 9वां अध्याय है। अब हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग ये तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर है? तीसरा स्थान पर है। तो ये बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है और इसका रिएक्शन ये ऑलमोस्ट लगभग सभी तत्वों से अभिक्रिया करके कोई नया यौगिक का निर्माण कर लेता है। कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सोडियम के साथ, लगभग जितने भी तत्व हैं ऑलमोस्ट सभी के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए हाइड्रोजन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका अगर अर्थ समझिएगा तो ग्रीक भाषा में हाइड्रोजन का अर्थ होता है, ग्रीक लैंग्वेज में, जल का बनना। किसका? जल का बनना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए, इसमें हाइड्रो और जन ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ, ग्रीक का दो शब्द, एक हाइड्रो और एक जन। हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर, और जन का मतलब होता है बनना, मतलब जल का बनना। अब आवर्त तालिका में हाइड्रोजन का अभी तक स्थान जो है वो निर्धारित नहीं है। अब वो क्यों नहीं निर्धारित है उसको इसमें समझिएगा। देखिए, हम लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1। NS1। यहाँ पर N क्या है? कक्षा की संख्या। S जो है वो ब्लॉक है ना। हमारे आवर्त सारणी को आपको पढ़ाया गया था पिछला कक्षा में, 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने में? 4 ब्लॉक में। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो ये S ब्लॉक का तत्व है। किसका है? S ब्लॉक का तत्व, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा। ये जो ऊपर में 1 है वो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और वो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें त्यागने की प्रवृत्ति होती है, छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की किसी को वो दे देगा और जब दे देगा तो धनायन में बदल जाएगा। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी NS1 जो है वो वर्ग 1 के तत्व में लिथियम है। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन भी उसी में है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और अगर हाइड्रोजन को भी जोड़ दीजिएगा तो आगे में हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? हीना, लीना, ने, की, रूबी से फ्रेंडशिप। इस तरह से आप वर्ग 1 के तत्वों को याद रख सकते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी आप देखिएगा तो NS1 ही आएगा। किसी का भी आप निकालिएगा, लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का या फ्रेंसियम का, क्या आएगा? NS1। हाँ, खाली क्या होगा कि यहाँ पर जो N है वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? N बदल जाएगा। मतलब 1S1 हाइड्रोजन के लिए, फिर 2S1 लिथियम के लिए, 3S1 सोडियम के लिए, 4S1 पोटासियम के लिए। इस प्रकार से आएगा। तो N का मान केवल बदलेगा। तो N का मान किस पर डिपेंड करेगा? बाह्यतम कक्षा के संख्या पर। तो वर्ग 1 के तत्व के जैसा ही हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होगी। तो वर्ग 1 का जितना भी तत्व है हाइड्रोजन सहित, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब किसी को प्रदान करेगा आयनिक यौगिक बनाने के समय, और वो धनायन में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हाइड्रोजन का? वर्ग 1 का। तो उसको वर्ग 1 में क्षार धातु के साथ, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आप वर्ग 1 का धातु आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वर्ग 1 के धातु को क्या कहते हैं? क्षार धातु। या उल्टा पूछ देगा कि क्षार धातु है तो आंसर क्या लिखेगा? वर्ग 1 का तत्व। वर्ग 1 का तत्व। बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। यदि दे देगा अगर लिथियम है, नीचे ऑप्शन रहेगा क्षार धातु, संक्रमण धातु, मृदा क्षार धातु, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लिखेगा? क्षार धातु, चूंकि लिथियम उसी में है। सोडियम, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। तो याद रखिएगा, वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलेंगे? क्षार धातु। अब चूंकि क्षार धातु के जैसा ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसीलिए हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया है? वर्ग 1 के साथ। देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इन्हें मतलब हाइड्रोजन को वर्ग 1 में क्षार धातु के साथ रखा गया। क्लियर, आगे बढ़िए। हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व। अब वर्ग 17 के तत्व में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको आप कैसे याद रखिएगा? फिर कल बाहर आई। और इसके बाद एक तत्व और होता है स्टेटिन, लेकिन उसको इसमें नहीं दर्शाया गया। क्या? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये वर्ग 17 के तत्व हैं। और वर्ग 17 के बाह्यतम कक्षा में आप देखिएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए, अगर फ्लोरीन का परमाणु संख्या देखिएगा तो 9, तो 2 और 7 टूटेगा। क्लोरीन का आप देखिएगा तो क्लोरीन का 17 है, 2, 8 और 7, मतलब जनरली जितना भी है सब का देखिएगा तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अष्टक पूरा करना है, यौगिक का निर्माण करना, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम में 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नोबुल गैस में। वर्ग 18 के तत्व, अकीरिय गैस, नेबुल गैस, उत्कृष्ट गैस, 0 वर्ग का तत्व है ना, 0 वर्ग का तत्व, ये बहुत सारा नाम है इसका। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो वर्ग 17 का तत्व है वो नोबुल गैस में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस भी ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 किसका है? हीलियम का। और हीलियम किस में है? नोबुल गैस तत्व में, वर्ग 18 में। तो हाइड्रोजन जो है वर्ग 17 के तत्व के जैसा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो भू नोबुल गैस की अवस्था में चला जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन को वर्ग 17 के साथ भी रखा गया है। और वर्ग 17 के तत्व को हम क्या बोलेंगे? हैलोजन तत्व कहेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखिए। हैलोजन तत्व है तो वर्ग 17 का तत्व, या वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है हैलोजन तत्व। ठीक है, ये अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है कहाँ? चौथा पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन वर्ग 1 के साथ रखा हुआ है। या 5वां पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन वर्ग 17 के साथ रखा गया है। इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान आवर्त तालिका में क्या है? अनिश्चित है। वर्ग 1 में भी हो सकता है और वर्ग 17 में भी, लेकिन वर्ग 17 में कब होगा? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का आवर्त तालिका में स्थान, हाइड्रोजन का बेसिक जानकारी। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक। लिखिएगा उसको, टॉपिक लिखिएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे समस्थानिक का मतलब समझते हैं? देखिए, जो तत्व है उसके नाभिक को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अब ध्यान दीजिएगा, वैसा नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो जाए। जैसे समझिए, अगर हम लोग कार्बन का बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और कार्बन का द्रव्यमान संख्या आप याद किए होंगे कि 12 है, लेकिन कार्बन 13 वाला भी मिलता है, कार्बन 14 वाला भी मिलता है। तो देखिए, एक कार्बन ऐसा है जिसका द्रव्यमान संख्या 12 है, एक कार्बन ऐसा है जिसका द्रव्यमान संख्या 13 है, और एक कार्बन ऐसा है जिसका द्रव्यमान संख्या 14 है। लेकिन सबका जेड नंबर देखिए, यानी परमाणु संख्या सबका 6 है। यानी तत्व तो सब कार्बन ही है लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों कार्बन के क्या हैं? समस्थानिक है। उसी प्रकार से और देखिए, अगर आप ऑक्सीजन देखिएगा तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, ऑक्सीजन 15 वाला भी मिलता है, ऑक्सीजन 16 वाला भी मिलता है, ऑक्सीजन 17 वाला भी मिलता है। तो परमाणु संख्या सबका सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए सबका अलग। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक। तो वैसा नाभिक जिसमें परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। फिर समझिए, वैसा नाभिक जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। अब समस्थानिक बनता क्यों ये समझिए। जिसका समस्थानिक बनेगा उसमें न्यूट्रॉन का संख्या बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या। समझिए, अगर इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालिएगा तो न्यूट्रॉन का संख्या n निकलता है a - z से।
ए क्या है, ये ऊपर वाला, जेड ये नीचे वाला। अब करिए, n इक्वल टू ए का मान 12 माइनस जेड का मान 6, कितना निकल गया 6। अब इसमें करिए, n का मान ए का मान ये, जेड का मान कितना निकलेगा 7, यहाँ पर समझिए 8। तो देखिए इसमें n है 6, इसमें n 7, इसमें n 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलने के कारण समस्थानिक बनता है। इसमें भी देखिए कितना 7 8 9 हो गया। अब आइए हाइड्रोजन के समस्थानिक में, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3। एक हाइड्रोजन मिलेगा H11। अभी देखिए नीचे में क्या है, परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान संख्या, यानी एक हाइड्रोजन ऐसा मिलेगा जिसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे प्रोटियम, प्रोटियम, या फिर इसका नाम है सरल हाइड्रोजन, सरल हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए, इसी हाइड्रोजन को लैब में किसी तरह से मिला करके, ये प्राकृतिक हाइड्रोजन है, ये क्या है नेचुरल, जो प्राकृतिक में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है, प्रोटियम या सरल हाइड्रोजन। अब यही वाला हाइड्रोजन को मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से प्राकृतिक से उठाए, एक हाइड्रोजन, दोनों को लैब में जाकर के मिला दिए, तब वो जो हाइड्रोजन हमको मिलेगा उसका परमाणु संख्या तो हाइड्रोजन का 1 होगा, लेकिन द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। और इसको अब हम लोग बोलेंगे ड्यूटोरियम। क्या बोलेंगे, ड्यूटोरियम, या इसको भारी हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भारी हाइड्रोजन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं D12, एक द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु संख्या, 2 द्रव्यमान संख्या, और D से क्या हो गया ड्यूटोरियम। और तीसरा जो है ये 2 वाला और 1 वाला को मिला करके किसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन बना लें तो वो बनेगा 1 वाला और 3 वाला, यानी वैसा हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 3 बनेगा। ये बहुत कम बनता है। देखिए ये वाला हाइड्रोजन तो प्राकृतिक है, ये तो मिलेगा, ये हाइड्रोजन लैब में बनाना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन भी लैब में बनाना पड़ता है। और ये हाइड्रोजन होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल, माने अस्थायी, मतलब बनेगा पल भर के लिए गायब, मतलब आपको हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चले कि बना कि नहीं बना, इतना तेजी से ये रिएक्शन होगा, बना फटाक से छू मंतर। ठीक है, इस हाइड्रोजन का नाम है ट्रीटियम। क्या नाम है, ट्रीटियम, या इसको रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन। और संकेत इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T से ट्रीटियम, 1 परमाणु संख्या और 3 द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। चलिए इसको नोट ले। देखिए इधर हाइड्रोजन का आवर्त तालिका में स्थान, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया। अभी हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधियां क्या है ना। हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधि यानी H2, इसको हम लोग डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, 2 है इसीलिए डाई। क्या बोलेंगे इसको, डाई हाइड्रोजन। तो नया टॉपिक लिखिएगा, डाई हाइड्रोजन गैस बनाने की विधियां, डाई हाइड्रोजन गैस बनाने की विधियां। देखिए आप याद कीजिए, ऑक्सीकरण अवकरण वाला जो चैप्टर था, इसके पहले 8वां चैप्टर, उसमें आपको सबसे लास्ट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाए थे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु हैं उसका अभिक्रिया अगर तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो डाई हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये चीज़ उसमें भी लिखाया हुआ था। तो सबसे पहला तो नियम हम लोग यही लिख लेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु की प्रतिक्रिया यदि तनु अम्ल से करवाते हैं तो H2 यानी डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी या बनती है। समझिए,
विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं उनका प्रतिक्रिया अगर आप तनु अम्ल से करवा देते हैं, तनु H2SO4 तनु HCl से, तब जाकर के क्या मिलेगा, H2 गैस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि Mg है और इसका प्रतिक्रिया हम करा देते हैं H2SO4 से, और ये भी तनु होना चाहिए, या तनु HCl से, तनु अम्ल से, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, कोई भी अम्ल होना चाहिए। अब देखिए क्या बनाएगा, देखिए Mg के साथ कौन बनेगा, SO4, चूंकि Mg जो है अधिक क्रियाशील धातु है, तो MgSO4 बन जाएगा और प्लस H2 गैस देखिए हमको प्रतिफल के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जिंक धातु का प्रतिक्रिया किससे करवा दें, H2SO4 तनु रहेगा, फिर क्या बनेगा देखिए ZnSO4 अधिक क्रियाशील होने के कारण उसके साथ जुड़ जाएगा और H2 गैस फिर बच जाएगा। तो ये ऊपर की ओर तीर किसको दर्शा रहा है, हाइड्रोजन गैस को। तो इस प्रकार से तो ये पहला विधि है बनाने का, भी और भी विधि है इसमें। दूसरा देखिए, अम्लीय या क्षारीय जल, अम्लीय या क्षारीय जल का अगर विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं तो H2 गैस यानी डाई हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त होता है। देखिए तो ये एक दूसरा विधि हो गया H2 गैस प्राप्त करने का। अम्लीय या क्षारीय, उदासीन जल नहीं लेना, उदासीन जल मतलब जिसका pH 7 हो उसको नहीं लेना है, 7 से कम pH वाला या 7 से अधिक pH वाला वैसा जल लेना। और अगर उसका विद्युत अपघटन आप करा दीजिएगा, विद्युत अपघटन करवाइएगा, तब H2 गैस कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पर, ठीक है। जैसे देखिए ये H2 है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में, और इसका हम अगर अम्लीय या क्षारीय माध्यम है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम है और इसका विद्युत अपघटन करवा दे। देखिए ये जो H2O है जल है, और ये जल या तो क्षारीय होगा या तो अम्लीय होगा। अब अगर विद्युत अपघटन करवाएंगे तो विद्युत अपघटन करवाने के बाद ये H2 + O2 में टूटेगा, जिसमें H2 कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, और O2 कहाँ मिलेगा, एनोड पर। कहाँ मिलेगा, कैथोड पर और ये एनोड पर। अब इसको संतुलित कर लीजिए, संतुलित करिएगा तो देखिए H इधर 2 है तो ठीक है, O इधर 2 है, उधर 1 भी है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2। अब ये संतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन गैस को हम इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया, इसको लिखिए जल्दी से, उसके बाद तीसरा चौथा बताते हैं। 2 देखिए, तीसरा क्या है, लाल तप्त कोक पर, कोक मतलब कार्बन, लाल तप्त कोक पर अगर जलवाष्प प्रवाहित कराएंगे तब जल गैस बने। क्या बनेगा, जल गैस। और जल गैस क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होगा। दोनों के मिश्रण को ही हम क्या बोलेंगे, जल गैस। यानी देखिए लाल तप्त कोक, लाल तप्त कोक यानी कि C, और इस पर क्या प्रवाहित कराना है, जल वाष्प। जल वाष्प मतलब H2O, क्या, H2O। तब जाकर के ये क्या बनेगा, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO + H2, ये दोनों का मिश्रण एक ही साथ रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, जल गैस। अच्छा, इसी का 1-2 नाम और है, इसी को आप सीन भी कह सकते हैं, इसी को आप संश्लेषित गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ कराने पर क्या मिलेगा, H2 गैस प्राप्त होगा। तो ये देखिए उत्प्रेरक के उपस्थिति में अगर हाइड्रोकार्बन का प्रतिक्रिया जल के साथ कराते हैं तब क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। जैसे हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए कि जैसे CH4 ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब समझते हैं ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, जैसे मीथेन, एथेन, एल्किन, जो भी है एल्केन सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का प्रतिक्रिया किससे करवाना है जी,
जल के साथ यानी H2O के साथ, और कोई उत्प्रेरक के उपस्थिति में। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, वो प्रतिक्रिया के गति को बदल देता है, यानी प्रतिक्रिया गति को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा, उसी को उत्प्रेरक बोलेंगे। अब अगर ऐसा करते देखिए क्या बनेगा, एक तो CO2 बन जाएगा और एक H2 गैस बन जाएगा। देखिए CO2 और H2 को संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 2 6, उधर है 1, 3 से गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, इधर है 2, तो यहाँ 2 से गुना कीजिए। अब तो हाइड्रोजन भी बदल गया ना, 4 और 4 8, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। अब देखिए संतुलित हो गया। तो ये देखिए हमको क्या मिल गया, H2 गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनाने का विधि आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग देखेंगे डाई हाइड्रोजन गैस की रासायनिक प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।